शोल्डर में कहीं पे पेन हो सकता है, ठीक है। तो हमें कैसा पता चलेगा कि किस जगह पे पेन हुआ है, तो उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोग कैसे करेंगे। तो ये स्लाइड्स उसके बारे में है, ठीक है। तो सबसे पहले शोल्डर की इसमें एनाटॉमी हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद कौन सी ऐसी कॉजेज़ हैं जो कि शोल्डर के अलावा कई मसला है जिसकी वजह से शोल्डर में पेन हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि शोल्डर की अपनी कौन सी मसले होते हैं जिसकी वजह से पेन भी उधर होता है, ठीक है। तो फिर लास्ट में उसी जो शोल्डर की जो अपने मसले उसके रिलेटेड टेस्ट्स भी पढ़ लेंगे कि किस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको इस रीज़न की वजह से पेन है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एनाटॉमी। तो शोल्डर जो है ये एक शोल्डर कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। शोल्डर गर्डल, ये ह्यूमरस है, ये स्कैपुला है, क्लेविकल ही तो सबको पता होगा, ठीक हो गया। इधर लिगामेंट्स होते हैं, अगर ये देखें क्लेविकल इधर से आता है। क्लेविकल सबसे पहले स्कैपुला पे दो जगहों पे लिगामेंट्स इसके अटैच है, ठीक है। एक तो ये जॉइंट बना रहा है, ठीक है। जो कोरोकॉइड है उसके इधर साइड पे लगता है लिगामेंट्स, कोनाइड और ट्रेपेजॉइड। जबकि स्पाइन ऑफ स्कैपुला जो इधर आता है, तो इधर ये एक्रोमियन प्रोसेस, ये जो स्कैपुला है, स्कैपुला के एक ये कोरोकॉइड प्रोसेस है, एक एक्रोमियन। तो इधर जो ये लिगामेंट बना, इधर जो ये जॉइंट बना रहा है उसके लिगामेंट्स है एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट्स, ठीक है। इसके अलावा स्कैपुला जो है उसके दो पार्ट्स है, जैसे मैंने बताया, एक ये कोराकॉइड प्रोसेस और ये है एक्रोमियन प्रोसेस। ये आपस में भी कनेक्टेड है इस लिगामेंट के थ्रू। ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ये लिगामेंट कोरेको कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, ठीक है। इसके नीचे अगर आप देखिए स्पेस है। ह्यूमरस जो है वो स्कैपुला के ग्लिनोइड फोसा के साथ कनेक्ट है, जबकि इस कोराकॉइड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इधर जो है ये स्पेस होता है, सही है। कोरोको ह्यूमरल लिगामेंट लगा होता है इसके साथ एक। इधर ये कोरोको एक्रोमियल लिगामेंट के नीचे स्पेस है, ये जो एक्रोमियन के नीचे जगह है इसे कहते हैं सब एक्रोमियल स्पेस, ठीक है। तो इधर जो है, इधर से सुपरास्पाइनेटस आके इधर लगता है। इसी तरह ये जो बाइसेप का टेंडन है वो इधर ग्लिनोइड फोसा के ऊपर से आता है और इससे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप का टेंडन इस तरह जाता है, ठीक है। इसके अलावा इधर बरसा होता है। आगे देखते हैं। तो ये लिगामेंट्स के बारे में बताया हुआ है। अच्छा, ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में। ये साइनोवियल इसकी लाइनिंग है जो कि इधर जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप है इसके ऊपर भी आ रही है। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप जो है इधर से जब गुजरता है ह्यूमरस के ऊपर से, तो ये ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल इसके दरमियान से गुजरता है, ठीक है। तो इधर इन दोनों के दरमियान एक लिगामेंट अटैच हुआ होता है ह्यूमरस पे, जिसके दरमियान से वो गुजर रहा है। तो इस लिगामेंट के नीचे से टेंडन जब गुजरता है तो उसकी रबिंग हो सकती है, तो उसके लिए इसके ऊपर साइनोवियल फ्लूइड की एक कैविटी आई होती है, साइनोवियल शीत आई होती है इसके ऊपर, ठीक है, ताकि इसे फ्रिक्शन से बचा सके। अच्छा, अब ये मसल्स है। अगर आप अपने ही जॉइंट को देखें, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, ये पीछे की पोस्टीरियर तरफ से मेरे ख्याल में देखा गया है, इसमें कोरोकॉइड प्रोसेस आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस इधर साइड पे आपको अगर आप पल्पेट करें तो आपको बिल्कुल साइड पे कोने पे जो है ना ऊपर की तरफ एक चीज़ नजर आएगी, वो स्कैपुला का क्या होता है, एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। इधर से डेल्टॉइड गुजरता है, इसके नीचे जो है मैंने कहा था स्पेस होता है, जिस तरह इस पिक्चर में देखा जाए ये जो है ये कोराकॉइड, ये सॉरी एक्रोमियन है ना, इसके नीचे स्पेस है। तो इधर से क्या गुजर रहा है, इधर से ये जो है सुप्रास्पाइनेटस मसल गुजरता है, सही है। इसके ऊपर क्या होता है, सब एक्रोमियल बर्सा, इसको सब डेल्टॉइड बर्सा भी कह सकते हैं। तो सुप्रास्पाइनेटस मसल इसके नीचे से गुजर है, तो इसको बोन से बचाने के लिए इसके ऊपर बर्सा होता है, ठीक है, ताकि फ्रिक्शन ना बने। अच्छा, बोनी एनाटॉमी सब चीज़ें आपको पता ही, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। वाह, अच्छा। ये ग्लिनोइड फॉसा है, ये रेड कलर का आपको जो शो हो रहा है, ठीक है, इसका कांटेक्ट में आता है। और कितना पार्ट इसका कांटेक्ट में आता है, 1/3, ऑलमोस्ट 1/3 से लेके 1/4, ठीक है। मतलब अगर इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो उसमें से एक हिस्सा जो है ना वो ग्लिनोइड फोसा के साथ कांटेक्ट में होता है। अच्छा, चलिए आगे जाते हैं। अब है लेब्रम। लेब्रम इसके साइड पर अटैच होते हैं ताकि इसको डीपन कर सके जॉइंट को। इसके अलावा रोटेटर कफ मसल्स इधर इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। आप ये देख सकते हैं, ये पीछे की तरफ से अगर आप देखें पोस्टीरियर व्यू में, एक पेशेंट आपके सामने खड़ा हुआ है तो उसके पीछे स्कैपुला होता है ना, स्कैपुला के नीचे से मसल इधर साइड पे लगता है, ऊपर से आके लगता है, ऊपर वाला से गुजर रहा है स्कैपुला के स्पाइन के ऊपर से, सुपरास्पाइनेटस इधर लग रहा है और इन्फ्रास्पाइनेटस इधर साइड पे लग रहा है। तो इन्फ्रास्पाइनेटस जब कंट्रैक्ट होगा तो ह्यूमरस बाहर की तरफ रोटेट करेगा, एक्सटर्नल रोटेट। इसी तरह सुपरास्पाइनेटस जब कंट्रैक्ट होगा तो ह्यूमरस जो है ऊपर की तरफ एबडक्शन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसके अलावा सब स्कैपुलरिस मसल है, इधर टेरिस माइनर भी होता है जो इधर से आके बाहर की तरफ लगता है, ठीक है।
सबस्कैपुलरिस मसल अंदर की तरफ से, अगर पेशेंट को आप आगे से देखें, उसका रिब केज इधर से हटा दें, उसके नीचे आपको ये सबस्कैपुलरिस मसल लगे नजर आएगा, जो कि आगे की तरफ जाके अटैच होता है। तो जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो पेशेंट का आर्म जो है इस तरह अंदर की तरफ घूमेगा, ठीक है, इस तरह अंदर की तरफ, तो इंटरनल रोटेशन काज करता है। तो ये इसके फंक्शंस भी साथ ही लिखे हुए, इंटरनल रोटेशन, SITS 4 मसल्स है। इसके अलावा ये और इधर मसल्स होते हैं। अच्छा, फोर्स कपल, ये बात इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। जब हम लोग शोल्डर एबडक्शन करते हैं, ठीक है, जब एबडक्शन करते हैं तो फर्स्ट 30 डिग्री तक जो है सुप्रास्पाइनेटस आपका काम करता है, उसके बाद जाके डेल्टॉइड अपना फंक्शन करता है। डेल्टॉइड स्टार्ट में भी काम करता है, लेकिन फर्स्ट स्टार्ट में सुप्रास्पाइनेटस ज़्यादा एक्टिव होता है। क्यों? ये एक फोर्स कपल क्रिएट करते हैं, डेल्टॉइड और साथ ही साथ सुप्रास्पाइनेटस। कैसे? जैसे आपको मैं पिक्चर दिखा दूँ, इस पिक्चर में देखें, सॉरी, ये पिक्चर जो है इसमें एक्रोमियन प्रोसेस से डेल्टॉइड आ रहा है, ये डेल्टॉइड मसल ये इधर जाके अटैच हो जाता है ह्यूमरस के साथ। ये जब हाथ आपका बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है नीचे, तो ये जब कंट्रैक्ट होगा तो ये हाथ को ऊपर की तरफ खींचेगा। तो जब ये हाथ को ऊपर की तरफ खींचेगा, ह्यूमरस ऊपर की तरफ जा सकता है, इम्पिंज हो सकता है, इस जगह पे आ सकते हैं, इस जगह पे जो है फ्रिक्शन और कंप्रेशन कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से इम्पिंजमेंट कॉज कर सकता है, ठीक है। तो इसको ऊपर जाने से बचाने के लिए उस टाइम सुप्रास्पाइनेटस कंट्रैक्ट करते हैं। सुप्रास्पाइनेटस देखिए इसके अटैच है, तो जैसे ही कंट्रैक्ट करेगा तो ह्यूमरस जो है ऊपर जाने के बजाय साइड पे जाएगा, सही, इस तरह रोटेट करेगा अंदर की तरफ, जिसकी वजह से ऊपर जाने से बच जाएगा। तो सुप्रास्पाइनेटस इसको सुपीरियर ग्लाइड होने से रोकता है, सही हो गया। तो इसको फोर्स कपल कहते हैं, यही बात इधर की गई है। अच्छा, रोटेटर कफ की जो इनर्वेशन है वो मोस्टली जो है प्रीडोमिनेंट सप्लाई C5 है, इसके अलावा सबस्कैपुलरिस को C6 की प्रीडोमिनेंट सप्लाई, और इन नेम्स देख लें आप नर्व्स के। अच्छा, फ्लेक्शन इस पे जो मूवमेंट्स होती है, एबडक्शन एडक्शन, हॉरिजॉन्टल एडक्शन एबडक्शन, ठीक है, ये जिस तरह पिक्चर में एडक्शन हॉरिजॉन्टल एडक्शन कर रही है। अच्छा, अब शोल्डर में पेन है, आपके पास एक पेशेंट आ रहा है, उसको शोल्डर में पेन है, तो उसकी काफ़ी कॉजेज़ हो सकती है। एक एक्सट्रिंसिक कॉजेज़ हो सकती है, जो कि मतलब शोल्डर में कोई मसला नहीं है, बाहर कोई मसला है बॉडी में, जिसकी वजह से शोल्डर की तरफ पेन आ रहा है, ठीक है, जिसे रेफर्ड पेन भी एक किस्म से कह सकते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक शोल्डर पेन की कॉजेज़ क्या हो सकती है? अगर लेफ़्ट शोल्डर में पेन है तो उसकी कॉज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकती है, लेकिन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है राइट शोल्डर की तरफ भी पेन दे सकता है। इसके अलावा इस्केमिक डिजीज़, ये भी एक किस्म मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, इसमें भी होता है, तो बायलैटरल भी दे सकता है, सही है। इसके अलावा जो ऑर्गन्स जो है, जो लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी है, उसका जो पेन है लेफ़्ट शोल्डर पे जा रहा है, जबकि जो राइट साइड ऑफ द बॉडी है उसका पेन राइट शोल्डर में जा रहा है। जैसे कि स्प्लीन को देखें, स्प्लीन लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी पे होता है, टेल ऑफ प्रेंकियस भी जो है ना लेफ़्ट साइड पे होती है थोड़ी बहुत। लेफ़्ट रीनल कोलिक किडनी स्टोन्स जब बन जाते हैं उसका जो पेन होता है लेफ़्ट साइड का किडनी, अगर राइट साइड का किडनी इन्वॉल्व हो तो राइट साइड शोल्डर पे पेन देगा। डायफ्रामेटिक डिसफंक्शन अगर हो जाए लेफ्ट वाली साइड का या राइट वाली साइड का, तो अपनी अपनी जगह पे देगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी लेफ्ट शोल्डर पे पेन देता है, ये बात याद रखना, सही है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर जो है स्टमक लेफ्ट साइड पे होता है, ये एक एक्सेप्शन है, स्टमक लेफ्ट साइड से आ रहा होता है लेकिन उसका पेन राइट शोल्डर पे जाता है, ठीक है। इसके अलावा बायलैटरल कौन सा, बॉडी ऑफ पेंक्रियास दोनों शोल्डर की तरफ पेन दे सकता है। पल्मोनरी का पेन जो है वो बायलैटरल हो सकता है। इसके अलावा बायलैटरल किडनी, अगर दोनों किडनीज़ का पेन है, दोनों किडनीज इन्वॉल्व है, तो उस बायलैटरल पेन दे सकता है, सही है। तो इसका मैकेनिज़्म क्या है? जैसे कि अब डायफ्राम को देखें, डायफ्राम को C3 to C5 नर्व, फ्रेनिक नर्व जो है वो सप्लाई देती है, इसी तरह शोल्डर को भी C5 नर्व सप्लाई दे रही है। तो जब डायफ्राम में मसला होगा तो साथ शोल्डर भी इन्वॉल्व हो सकता है, उसका भी पेन हो सकता है, ठीक है। जिस तरह इधर ये बात लिखी हुई है इस डायग्राम में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा जिस चीज़ का पेन किधर जा रहा है, किस चीज़ का किधर है। अब ये मिड लाइन से जा रहा है तो ये ज़रा नेक की तरफ ज़्यादा जाएगा, जैसे इधर बताया हुआ है कि अगर डोम जो इसकी जो ये ऊपर वाली जगह इधर से अगर पेन जाएगा तो ये नेक ट्राइपीजियस अपर इन्वॉल्व करेगा, साथ ही साथ जो है सुपरा क्लेविकुलर फोसा और पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ शोल्डर में जा सकता है। अगर साइड पे डायफ्राम के, अगर इधर साइड पे तो इधर जाएगा, इधर साइड पे इधर जाएगा, सही है। इसी तरह किडनी है इधर जा रहा है। तो अच्छा, अब हम सोर्स का पता करना चाहते हैं कि किसी पेशेंट को अगर पेन रिलीफ हो रहा है ऑटो स्प्लिंटिंग से। ऑटो स्प्लिंटिंग किसे कहते हैं? जब आपको लंग्स में कोई मसला हो जिसकी वजह से पेन हो रहा हो ब्रीथिंग करते हुए, तो अब जिस साइड पे आपका मसला है, लेट सपोज राइट साइड पे प्लूरा इरिटेशन हो रही है, तो आप राइट साइड पे अगर साइड लाइन पे चले जाओ राइट साइड पे, तो आपका जो है ये बॉडी कांटेक्ट में आ जाएगी
ग्राउंड के साइड राइट साइड से, जिसकी वजह से आपकी रिब्स उस साइड के मूवमेंट कम करेंगे, एक किस्म से स्प्लिंटिंग प्रोवाइड हो रही है, तो उस वजह से आपको पेन थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा रिकम्बेंसी, अगर लाइंग डाउन से, रिकम्बेंसी लाइंग डाउन को कहते हैं, अगर उससे पेन ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा शोल्डर पेन की डिस्पनिया आ रही है, तो इसकी क्या कॉजेज़ हो सकती है, अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसकी ये कॉजेज़ हो सकती है, पल्मोनरी इन्वॉल्व हो सकता है, तभी आपको ब्रीथिंग या लेटने में या ऑटो स्प्लिंटिंग जब करें तो पेन रिलीफ हो सकता है। तो इसकी कॉजेज़ देख ली सारी, ये सारी कॉजेज़ जो है कॉज कर सकती है शोल्डर पेन। पेन कॉज ट्यूमर क्या है, लंग का जो एपेक्स होता है, आपका जो क्लेविकल है, इसके पोस्टीरियर देखिए, आपके क्लेविकल के पीछे इसका एपेक्स होगा, बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला होता है, तो उस जगह का जब ट्यूमर हो जाता है तो उधर से ब्रेकियल नर्व्स आपकी हाथों की तरफ जा रही होती है, तो उस पे ये कंप्रेशन कॉज कर सकता है, तो जिसकी वजह से पेन हो सकता है। इसके अलावा ये और भी आप देख ले कॉजेज़, किसी पेशेंट को लंग का मसला है और उसके साथ उसके शोल्डर में पेन हो रहा है, तो उसको जब लंग का मसला है तो उसको इनमें से कोई ना कोई सिम्टम्स तो हो सकता है, जैसे कि कफ वो कर रहा होगा, या चेस्ट पेन हो सकता है, टेकिपनिया हो सकता है, डिस्पनिया, वीजिंग साउंड निकाल सकता है, हाइपर वेंटिलेशन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर पैराइटल प्लूरा इन्वॉल्व है तो उसमें पेन हो सकता है। प्लूरल इरिटेशन की वजह शार्प लोकलाइज्ड पेन होता है उसी जगह पे। इसके अलावा जो है शोल्डर की तरफ भी पेन जा सकता है, सही है। चेस्ट अस्कल्टेशन एक अच्छा टूल है जिसके थ्रू आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक पेशेंट आपके पास आया, उसे शोल्डर पेन है, लेकिन शोल्डर सिम्टम्स कब आते हैं, व्हेन ही इंक्रीजेस एक्टिविटी। तो ये इंक्रीज़, जब आप एक्टिविटी आप इंक्रीज़ करते हैं तो आपका हार्ट रेट ज़्यादा होने लगता है, तो हार्ट पे डिमांड आती है। हार्ट पे जब डिमांड आती है वो पूरा नहीं कर सकता, एंजाइना एक किस्म से हो सकता है, तो एंजाइना का पेन शोल्डर की तरफ जा सकता है। तो इसकी सोर्स क्या हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर इसकी सोर्स हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक्सर्शन के रिलेटेड आपको शोल्डर में पेन शुरू हो रहा है तो एंजाइना होगा। इसके अलावा डायसेक्टिंग एयरोटिक एन्यूरिज्म और ये बाकी कॉजेज़। अब एक एक को ज़रा देखते हैं, हर एक का अलग अलग टाइप का पेन होगा, सही है। एंजाइना करें तो आप एक्टिविटी करें तो 3 से 5 मिनट्स के अंदर आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ आपको नौजिया भी हो सकती है, अनएक्सप्लेन स्वेटिंग, जॉ पेन, टूथ, बैक पेन, चेस्ट नेक पेन भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर उसको शोल्डर पेन शुरू हुआ है एक्सर्शन के साथ, ये एंजाइना का पेन है, तो अगर वो नाइट्रोग्लाइसरीन ले जो कि एक वैसोडाइलेटर है, अगर वो ले उसके साथ पेन रिलीफ हो जाए तो इसका मतलब है कि इसको एंजाइना है, हार्ट का मसला है, जिसकी वजह से इसको शोल्डर में पेन आ रहा है, ठीक है। अब माइकार्डियल इन्फार्क्शन पेन इज़ अनरिलेटेड बाय पोजीशन चेंजिंग, ठीक है, ये ब्रीथिंग और मूवमेंट, ऐसा पेन इसका होता है कि मतलब वो किसी पोजीशन चेंज का रिलीफ नहीं होता। आगे जाते हैं अब, इसके बाद एओर्टिक एन्यूरिज्म है। एओर्टा जो आर्टरी निकल रही होती है हार्ट से, एओर्टा जो मेजर आर्टरी है उसका बल्जिंग आउट हुई हो बाहर की तरफ, तो उसका पेन जो है शोल्डर की तरफ जा सकता है। तो कैसा पेन की इंटेंसिटी, एक तो सडन होगा, सेवियर होगा, एकदम से होगा, सेवियर होगा, इसके साथ टीयरिंग सेंसेशन आपको होगी, ठीक है, और नेक, शोल्डर्स और लोअर बैक और एब्डोमेन, बट रेयरली टू ए जॉइंट्स एंड आर्म। तो अगर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, लोअर बैक में हो रहा है, तो मतलब शोल्डर की कॉज नहीं है, ये शोल्डर का अपना कोई मसला नहीं है, ये कहीं और से आ रहा है ना पेन, टीयरिंग पेन है, तो यही बात इधर लिखी हुई है। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो गया है चेस्ट के अंदर, एंडोकार्डाइटिस उसके अंदर वाली लेयर में इन्फ्लेमेशन हो रही बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से, तो वो जो है इन वॉल्स को इन्वॉल्व कर सकता है, साथ ही साथ आपको शोल्डर पे पेन दे सकता है। तो इसकी रीजंस क्या हो सकती है, कोई आपको इन्फेक्शन किसी वजह से हो सकता है, रीनल शंट अगर लगाए, यूरिनरी कैथेटर, डेंटल ट्रीटमेंट करवाई है, इसके अलावा जो है इंजेक्शन ड्रग यूज़र हो गए, पोस्ट कार्डियक सर्जिकल पेशेंट जो है उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से उनको बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो प्रॉक्सिमल जॉइंट्स होते हैं, शोल्डर सबसे पहले होता है, इसके बाद नी भी हो सकता है, हिप उससे कम है उसकी प्रिवेलेंस, इसके बाद रिस्ट, एंकल, मेटाटार्स, ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा वार्म आपका जो जॉइंट है वो वार्म तो होगा, वार्म होगी, वार्मनेस होगी, उसमें टेंडरनेस होगी, रेडनेस होगी, लेकिन मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं होगी। अगर मॉर्निंग स्टिफनेस है तो या रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है या पोलीमाइल्जिया रूमेटिक हो सकता है, ये आगे पड़ेगा, ठीक है। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हमने 4th कॉज पढ़ी है हार्ट के रिलेटेड, अगर आपको शोल्डर पेन है, ठीक है। तो किधर है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, पेरिकार्डाइटिस भी है, ठीक है। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम पे आते हैं, ठीक है। तो अगर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम किसे कहते हैं, आप अगर देखें, मैं आपको बताता हूँ सबर, इस पिक्चर को देखें, इधर हार्ट होता है ना, ठीक है, हार्ट इधर से बाहर की तरफ निकलता है,
सॉरी हार्ट से एओर्टा निकलता है, आर्टरीज निकलती है। आर्टरीज जो है इधर नीचे आर्म की तरफ इस जगह से जाती है, ये जो आपको रास्ता नज़र आ रही है अंदर की तरफ, तो ये एक आउटलेट है, ठीक है। इधर से जब बाहर निकलती है और इधर कंप्रेशन काज हो जाए या आर्टरी की या वेन की, या इधर से ब्रेकियल प्लेक्सस भी आ रहा होता है ना, जो कि नर्व्स नीचे हाथ की तरफ आ रही होती है, अगर उनकी कंप्रेशन हो जाए इधर इसके दरमियान, तो ये काज करेगा थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। अब अगर आर्टरी की क्या कहते हैं कंप्रेशन हुई है तो उसकी वजह से उधर ब्लड सप्लाई कम जाएगी, जिसकी वजह से ट्रॉफिक चेंजेस और बाकी सिम्टम्स आ सकते हैं, क्लॉडिकेशन वगैरह। अगर वेन इन्वॉल्व है तो वेन की वजह से ब्लड वापस ऊपर नहीं आ सकेगा क्योंकि कंप्रेशन हो रही है इधर, तो जब ब्लड हाथ में जमा होता जा रहा है तो एडिमा भी हो सकता है, और भी साथ साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, हैवीनेस, कंजेशन हो सकती है, वीनस कंजेशन उधर। इसके अलावा अगर नर्व इन्वॉल्व हो जाए तो नर्व का अपना पेन होगा, ठीक है। इधर यही बातें की गई है। अच्छा, शोल्डर पेन इंक्रीज्ड आफ्टर टेकिंग एनसिड। एक पेशेंट आपके पास है, उसे शोल्डर पेन है, लेकिन वो कहते हैं यार जब मैं एनसिड लेता हूँ तो मुझे जो है पेन ज़्यादा होने लगता है शोल्डर की तरफ। तो इसकी क्या कॉज हो सकती है? इसके अलावा उसको अगर शोल्डर पेन है और साथ ही साथ उस साइन सिम्टम्स आ रहे हैं किस चीज़ के, वॉमिटिंग से हो रही है या नोजिया हो रही है, एनोरेक्सिया या मेलेना। मेलेना में ब्लैक स्टूल्स होते हैं, जो आपका स्टूल्स होता है तो वो अगर ब्लैक कलर का हो तो उसे मेलेना कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो उसके साथ शोल्डर पेन या ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो इसकी सोर्स क्या हो सकती है, ठीक है। एनसिड से पेप्टिक अल्सर काज हो सकती है, तो अगर एनसिड ले रहा है उसके साथ जो है शोल्डर पेन ज़्यादा हो रहा है तो आपके जहन में पेप्टिक अल्सर आ सकती है कि इस पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है, ठीक है। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, मेलेना के सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर मेलेना ब्लैक स्टूल इसका मतलब है कि उसे हाइएटल हर्निया, कोई अंदर हर्निया हुआ है जिसकी वजह से ब्लड जब होता है स्टूल में तो ब्लैक हो के आखिर में ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, मेलेना उसे कहते हैं। इसके अलावा अगर ईटिंग के साथ पेन कम हो रहा है तब भी पेप्टिक अल्सर कह सकते हैं। अगर ईटिंग के साथ पेन ज़्यादा हो रहा है तो उसकी कॉज क्या हो सकती है? गल ब्लैडर डिजीज़, गल ब्लैडर या साथ उसके पेंक्रियास हो गया या लिवर हो गया, वो जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाइल इन्वॉल्व हो जाता है, उसके आगे स्टोन बना हो कोई, तो उसकी वजह से ब्लॉकेज होती है ईटिंग के वक्त, ठीक है, और पेन होता है। तो गल ब्लैडर का पेन किधर जाता है, किस साइड पे? राइट साइड पे, तो राइट साइड शोल्डर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इनमें लिवर और गल ब्लैडर जो है बिलियरी कॉजेज, लिवर और हो गया, गल ब्लैडर हो गया और कॉमन बाइल डक्ट, इसका पेन किधर हो सकता है? राइट साइड पे, तो राइट साइड शोल्डर हो गया, साथ स्कैपुलर रीजन और मिड बैक में भी हो सकता है, ठीक है। या तो एक साथ हो सकता है या अलोन, ठीक है, और इसके सिस्टमिक सिम्टम्स साइंस आ सकते हैं, सही हो गया। तो इस पेन की वजह से जो है ना, जिस बंदे कोई डिजीज़ होती है उसकी वजह से शोल्डर पेन की वजह से अपनी जो है ना मूवमेंट का तरीका सब कुछ चेंज करने शुरू हो जाता है। अच्छा, अब एक पेशेंट आपके पास आया, उसे शोल्डर पेन है, ठीक है, लेकिन साथ क्या है, जो पेन है वो कांस्टेंट है, प्रोग्रेसिव है, वक्त के साथ साथ ज़्यादा हो रहा है, नाइट को भी पेन होता है, और साथ फीवर और चिल्स है। फीवर आ जाए ना तो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसकी कॉज क्या हो सकती है? इसकी कॉज ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकती है। ऑस्टियोमाइलाइटिस में कोई भी बैक्टीरिया अगर बोन्स पे अटैक कर ले, इन्फेक्शन कॉज कर ले तो उसे, लेकिन ज़्यादातर कॉमन ये है। इसके अलावा कोई भी अगर वाउंड से हेमेटोजेनस स्प्रेड हो, एब्सेस, सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो जो कि ट्रैवल कर जाए इधर और ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉज करे, तो ड्रग यूज़ के साथ भी आपको ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ स्पाइन हो सकता है। तो उसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वही होगा, पेशेंट आपके पास इस तरह आ सकता है, सही है। इसके अलावा अगर पेशेंट आ रहा है उसको शोल्डर पेन है, साथ कांस्टेंट पेन है, प्रोग्रेसिव है, नाइट पेन है विद वेट लॉस, अगर वेट लॉस है साथ तो कैंसर आपके जहन में आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस आ सकता है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस सिवियर केसेस में होता है। उस जगह पे अगर कैंसर हुआ, कहीं और उधर नज़दीक कैंसर हुआ जो कि रेफ़र कर सकता है पेन इस जगह पे, तो वो इसकी कॉजेज हो सकती है। पेनकोस ट्यूमर भी कैंसर है ना, ब्रेस्ट कैंसर भी जो है आपको पेन रेफ़र कर सकता है शोल्डर की तरफ, उसमें ब्रेस्ट टिश्यूज़ में भी पेन हो सकता है, लेकिन शोल्डर में भी सिर्फ पेन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ अगर। अच्छा, इधर लंग एपेक्स, ठीक हो गया। ये क्यों होता है ज़्यादातर? ये कैंसर की वजह से पेन क्यों होता है? कैंसर वैसे ज़रूरी नहीं है कि उसमें पेन हो, लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर साथ इन्वॉल्व हो रहा है, उस पर कंप्रेशन हो रही है तो फिर पेन देता है, सही हो गया। तो ब्रेकियल प्लेक्सस भी इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व हो सकता है, कहीं पे कैंसर हो नीचे की तरफ, ठीक है। वो जब ऊपर ब्रेकियल प्लेक्सस की जो सबसे नीचे वाली नर्व्स होती है उसी C8 और T1 होती है ना, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सस C5 से शुरू होता है T1 तक, तो T1 और C8 जो ज़्यादा नीचे की तरफ है तो ये इन्वॉल्व हो सकती है C8 और T1, ठीक है।
रेडिकुलोपैथिक पेन देगा। अच्छा, गायनेकोलॉजिकल कॉजेज हो सकती है जिसकी वजह से पेन शोल्डर में जा सकता है। हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी पीछे पड़ा है, लेफ्ट शोल्डर की तरफ पेन देता है। इसके अलावा नॉर्मल प्रेगनेंसी में ही पेन हो सकता है, ठीक है। ब्रेस्ट कंडीशंस है उनके, अगर ब्रेस्ट में ट्यूमर हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, माइल्जिया इम्प्लांट्स की वजह से, इन सब कंडीशंस में जो है ना पेन हो सकता है और वो शोल्डर की तरफ जा सकता है, सही है। या शोल्डर में सिर्फ पेन होगा, या शोल्डर के साथ साथ चेस्ट और ब्रेस्ट में भी हो सकता है, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इधर लिखा हुआ है। अच्छा, अब शोल्डर पे आते हैं। शोल्डर की अपनी कौन सी कॉजेज़ हो सकती है? शोल्डर के अंदर कोई मसला हो, मस्कुलोस्केलेटल, उधर जो जितने भी स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं, लिगामेंट्स है, बोन है, इसके अलावा मसल्स है, बर्सा है, और क्या उधर से पास हो रहा है, नर्व्स है, आर्टरीज, वेसल्स है। तो इनमें से किसी स्ट्रक्चर में मसला हो तो उस जगह पे अगर मसला हो तो वो पेन दे सकता है ना। तो शोल्डर की अपनी कौन सी कॉजेज़ हो सकती है? इम्पिंजमेंट हो सकती है, कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस, रोटेटर कफ, ये सारी आप देख लें। ये सारी कॉजेज़ भी जो है शोल्डर की तरफ पेन दे सकती है, क्योंकि शोल्डर में ही है तो उधर ही पेन देगी। अच्छा, अगर एक पेशेंट है उसको टिप ऑफ द शोल्डर, अगर आप अपने शोल्डर को देखें तो इधर आपको सबसे ऊपर एक चीज़ नज़र आएगी, इधर एक जॉइंट सा नज़र आएगा। आप बिल्कुल सीधा अगर बैठे तो आपको नज़र आएगा, तो इससे कहते हैं एक्रोमिक क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। तो उस जगह पे अगर पेन है, मतलब बहुत ही लोकलाइज्ड है, साथ ही साथ उसको हिस्ट्री है ट्रॉमा की। ग्रेजुअल पेन ड्यू टू डिजेनरेटिव डिजीज़, मतलब ट्रॉमा हुआ उसके बाद जो है पेन ज़्यादा हो रहा है तो डिजेनरेशन हो रही है। और क्रॉस ओवर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। क्रॉस ओवर टेस्ट क्या होता है? आप हॉरिजॉन्टल एडक्शन करें, मतलब अपना हाथ दूसरे शोल्डर की तरफ लेकर जाए, तो ये क्रॉस ओवर टेस्ट होता है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो आप समझ जाए कि इसको एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट का मसला है, सही है। तो इसकी पॉसिबल डायग्नोसिस क्या हो सकती है? इसकी डायग्नोसिस एक्रोमियो क्लेविकुलर सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। ये कब कब हो सकता है, इसमें क्या इसकी कॉजेज़ है? तो फॉल फ्रॉम हाइट, अगर आप मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, लेकिन ये जब गिरेगी या लगेगी आपको तो आपकी जो टिप ऑफ शोल्डर है वो अगर कांटेक्ट में है किसी चीज़ का, जैसे ग्राउंड में अगर आप गिर रहे हो, तो अगर आपका ये टिप ऑफ द शोल्डर कांटेक्ट में है ग्राउंड के साथ तो तब आपको ये हो सकता है। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, स्पोर्ट्स इंजरी, ब्लो टू द पॉइंट ऑफ द शोल्डर, या डायरेक्ट इंजरी टू क्लेविकल, इन सब में आपको क्या हो सकता है? एक्रोमियो क्लेविकुलर सिंड्रोम, ठीक है। जैसे ये गिरा है, ठीक है। तो एक्रोमियो क्लेविकुलर स्प्रेन की 5 टाइप्स है। स्प्रेन किसे कहते हैं? लिगामेंट का टियर होना। तो टाइप 1 में क्या होता है? मैंने जैसे आपको स्टार्ट में ही लिगामेंट का बता दिया था कि एक एक जॉइंट की तरफ लिगामेंट, ये क्या मसला है इससे? अच्छा छोड़े, जो भी है, ये इधर ये जो जॉइंट है, अगर ये जॉइंट एक्रोमिक क्लेविकुलर जॉइंट का जो लिगामेंट है, इधर अगर थोड़ा सा टीयर आ रहा है हल्का सा, तो इसे टाइप 1AC स्प्रेन कहते हैं। टाइप 2 में क्या होता है? ये कट लग जाता है, ये कट हो जाता है, ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, और इधर थोड़ा बहुत टीयर्स आते हैं। टाइप 3 में जो है ना, ये जो क्लेविकल किधर लगा होता है, मैंने बताया था इधर लगा होता है, और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट के साथ ना, तो ये कोनाइड और ट्रेपेजॉइड लिगामेंट्स भी कट हो जाते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो अपनी जगह पे होता है क्लेविकल। जबकि टाइप 4 में पीछे चले जाता है, टाइप 5 में ऊपर चले जाता है, और टाइप 6 में जो है नीचे की तरफ चले जाता है। तो पीछे ऊपर नीचे, इस तरह सीक्वेंस याद रख लिया आप। तो ये डिफरेंट इसकी टाइप्स है एक्रोमिक क्लेविकुलर स्प्रेन की। ये जो टाइप 1 2 3 है, इसको कंजर्वेटिवली आप मैनेज कर सकते हैं, नॉन ऑपरेटिवली। जबकि इन ये जो टाइप्स है टाइप 4 जिसमें डिस्प्लेसमेंट होगी है पीछे, ऊपर और नीचे, तो इसके लिए आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है, सर्जरी करानी पड़ती है। इसके लिए जो टेस्ट है कन्फर्मेटरी टेस्ट, कि आपको पता चल जाए कि इसको एक्रोमिक क्लेविकुलर का कोई स्प्रेन या कोई मसला हुआ है, तो ये टेस्ट है क्रॉस ओवर टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा ये दूसरा टेस्ट है, इसमें आप एक हैंड जो है क्लेविकल के ऊपर रखते हैं डिस्टल पोर्शन पे, दूसरा हाथ जो है वो पीछे स्कैपुला की तरफ, और इसको दरमियान में दोनों हाथों को स्क्वीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो इधर क्लेविकुलर जॉइंट है एक्रोमिक क्लेविकुलर, उस पर शेयर फोर्सेस आती है। शेयर फोर्सेस मतलब जिस तरह बुक को ऊपर और नीचे से पकड़ो और उसको एक हाथ को आगे की तरफ जाने दो और दूसरा हाथ को पीछे की तरफ जोर दे, तो वो बुक टेढ़ी हो जाती है, इसको शेयर फोर्स की वजह से टेढ़ी हुई है। तो इस तरह इधर शेयर फोर्स आता है। अगर स्प्रेन है तो ये पॉजिटिव टेस्ट आएगा, पेन होगा उसे, ठीक है। अच्छा, अब ये एक और केस है, इसमें क्या होता है? एक प्लेयर है, वो गिरा है ज़मीन पे, उसका हैंड एबडक्शन में था और किस में था? एक्सटर्नल रोटेशन में। इसके साथ ये वाली जगह इसकी लगी है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? इसके बाद इसका हाथ हैंगिंग था और साथ ही साथ टिंगलिंग था, ठीक है, और पेन था, इंटेंस पेन। तो इस तरह गिरा है ये,
तो ये जगह बाहर निकल सकती है, तो इसको क्या कह सकते हैं, ये देखिए जिस तरह इसमें ये आगे की तरफ निकला हुआ है, इस एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर कह सकते हैं। एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जो है वो 95% ऑफ केसेस में सबसे कॉमन शोल्डर डिसलोकेशन है, ठीक है। तो एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन या सबलक्सेशन ये कब हो सकती है, जब इंस्टेबिलिटी हो तो जॉइंट लूज़ होता है, सबलग्स होता है और डिसलोकेशन की चांसेस होती है। तो ये जो है किस वजह से इंस्टेबिलिटी आ सकती है, जो शोल्डर जॉइंट है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, इसको लिगामेंट्स ने पकड़ा हुआ है, इसको मसल्स ने पकड़ा हुआ है। मसल्स जो है डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जबकि लिगामेंट्स जो है और कैप्सूल जॉइंट कैप्सूल हो गया तो ये इससे स्टैटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब आप रेस्ट पे है, मसल्स उस टाइम आपके एक्टिव नहीं है लेकिन शोल्डर अपनी जगह पे है, तो ये जो है किसकी वजह से है, ये लिगामेंट्स की वजह से। लेकिन अगर आप मूवमेंट करें उस टाइम आपके मसल्स भी काम करें तो मसल्स उस टाइम उसे डायनामिक मूवमेंट के दौरान स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों रीजंस की वजह से अगर लिगामेंट्स या जॉइंट कैप्सूल लूज़ हो जाए या रोटेटर कफ की वीकनेस हो जाए जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनकी वजह से इंस्टेबिलिटी हो सकती है, ठीक हो गया। तो शोल्डर इंस्टेबिलिटी या तो ट्रॉमा की वजह से हो सकती है या विदाउट एनी ट्रॉमा हो सकती है या एक्वायर्ड, वक्त के साथ साथ एक्वायर्ड होगी शोल्डर इंस्टेबिलिटी, कोई एक स्पेसिफिक मूवमेंट आप बार बार करते। अच्छा, जो ट्रॉमेटिक है, ट्रॉमेटिक शोल्डर आपका इंस्टेबल हो रहा है, तो ज़्यादातर ट्रॉमा एक तरफ से होता है ना, ये तो नहीं है ना का हाथ पहले पीछे की तरफ किसी ने ज़ोर से खींचा, फिर आगे की तरफ खींचा, ऊपर की तरफ खींचा, तो एक तरफ से आपको ज़ोर पड़ता है ना, तो एक ही तरफ से आपकी इंस्टेबिलिटी आती है, यूनिलैटरल इंस्टेबिलिटी आती है, ठीक है। और इसको ज़्यादातर सर्जरी के थ्रू ठीक किया जाता है। सेकेंड टाइप ए ट्रॉमेटिक है, ट्रॉमा नहीं हुआ और पेशेंट के ऑलरेडी जिस तरह हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम होता है उसमें पेशेंट्स के जो लिगामेंट्स होते हैं और लेग्स होते हैं तो उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी हो सकती है, ठीक हो गया। और ऐसे पेशेंट्स की जो है हर डायरेक्शन में इंस्टेबिलिटी हो सकती है, तो इसमें दोनों शोल्डर इन्वॉल्व हो सकते हैं। जब ऐसा पेशेंट होगा तो दोनों शोल्डर्स में ही हाइपर एलेक्सिटी होगी ना, और इसमें रिहेबिलिटेशन के तौर पर मसल स्ट्रेंथनिंग करके जो है ना उसके जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सर्जरी की तरफ जाना है तो आप इन्फीरियर कैप्सूलर शिफ्ट, इन्फीरियर जो कैप्सूल है जॉइंट कैप्सूल उसको टाइट कर सकते हैं, जिसके थ्रू उधर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ सकती है अगर रिहेबिलिटेशन काम ना करे, उस पर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट काम ना करे। यही देखें हैंड इसका एक्सटर्नल रोटेशन में गया हुआ है और एबडक्शन में, और इस पर पीछे की तरफ फोर्स पड़ा है, तो जिसकी वजह से ये जॉइंट आगे की तरफ निकल आया, ये देखें आगे की तरफ निकल आए, ठीक है। इधर यही उसी बारे में बताया कि कब होता है, जब एक्सटेंशन करे, फोर्स्ड एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन, जब ऐसे केस में पेशेंट गिरे तो उसका जॉइंट आगे की तरफ निकल सकता है। या इस तरह हैंड आपका एबडक्शन में है और पीछे से किसी ने आपके शोल्डर को आगे की तरफ जोर दिया, तो उस केस में जैसे ये इस पिक्चर में देखें तो एकदम से आपका शोल्डर जो है आगे की तरफ डिसलोकेट हो सकता है। या बार बार एक ओवर यूज़ आप कर रहे हो, जैसे बेसबॉल प्लेयर्स हो गए, टेनिस वाले हो गए, वो पीछे की तरफ हाथ लेकर जाते हैं इस पोजीशन में, तो आप उनका आगे से जॉइंट लूज़ होने लगता है, इंस्टेबिलिटी आने लगती है, तो उन केस में भी सबलक्सेशन हो जाती है। अच्छा, फिजिकल एग्जाम, जब आपके पास एक पेशेंट आ गया शोल्डर डिसलोकेशन एंटीरियरली, उसकी क्या फिजिकल एग्जामिनेशन में फाइंडिंग्स होगी, उससे एक तो पेन बहुत ज़्यादा होगा, आर्म उसका जो है एबडक्शन में और एक्सटर्नल रोटेशन में होगा, ठीक है। जब एक बंदे का हाथ निकल गया है बाहर से जब जॉइंट से निकल जाता है उसका हाथ एक्सटर्नल रोटेशन में होता है, अंदर की तरफ नहीं कर सकता क्योंकि हेड उसका बाहर की तरफ निकला होता है, ग्लिनोइड फोसा से आगे की तरफ निकला होता है, ठीक है। तो ऐसा पेशेंट आपको है उसका एक्सटर्नल रोटेशन में हैंड होगा, साथ ही साथ आपको ह्यूमरल का हेड जो आगे की तरफ होगा तो वो आपको पालपेट कर सकेंगे, ठीक है। पेशेंट इंटरनल रोटेशन या एबडक्शन नहीं कर सकेगा। तो न्यूरो एग्ज़ाम देखना है, न्यूरो एग्ज़ाम भी आपने करना है, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट के कोई मसला तो नहीं है, एक्सिलरी नर्व इसके नज़दीक से गुजरती है, उसका तो कोई मसला नहीं आगे इसके साथ। एंटीरियर स्टेबिलिटी, अच्छा अगर आप देखना चाहते हैं कि पेशेंट की एंटीरियर स्टेबिलिटी है शोल्डर में कि नहीं, तो उसके लिए एक टेस्ट है एंटीरियर एप्रीहेंशन टेस्ट, ठीक है। एप्रीहेंशन किसे कहते हैं, एप्रीहेंशन उस फीलिंग को कहते हैं कि आपको लगता है कि मेरा जॉइंट अभी निकल जाएगा, उस फीलिंग को कहते हैं एप्रीहेंशन, ठीक है। पेशेंट को सुपाइन या सिटिंग पोजीशन में या स्टैंडिंग पोजीशन में जो है ना उसका हैंड जो है शोल्डर जो है एबडक्शन में ले जाना 90 डिग्री, साथ ही साथ एल्बो फ्लेक्शन कर सकते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन में लेकर जाना है 90 डिग्री, ठीक है। ये पिक्चर इन्होंने गलत लगाई है, पोस्टीरियर एप्रीहेंशन नहीं, इसमें जो है ना
फोर्स आगे की तरफ देंगे, पेशेंट एग्जामिनर को चाहिए पीछे की तरफ खड़ा हो, या इस तरफ से भी आप दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आगे की तरफ जब जोर देंगे तो इधर ये जॉइंट लेग्स होता है इस पोजीशन में, एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन में, ठीक है। जब जॉइंट के कैप्सूल्स और लिगामेंट्स लूज हो गए इस पोजीशन में, जब आगे की तरफ जोर देंगे, अगर उसके एंटीरियर इंस्टेबिलिटी है तो एकदम से कहेगा मेरा जॉइंट निकलने लगा है, सही है। तो ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया, हमें पता चल गया कि इसे एंटीरियर इंस्टेबिलिटी है। लेकिन अगर आपने इस तरह जोर दिया आगे की तरफ, उसको कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरा जॉइंट निकलेगा, लेकिन उसे पेन हो रहा है, तो ये हो सकता है उसे इम्पिंजमेंट हो, ना कि इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। इसको अब एक पेशेंट का हैंड, लेट सपोज एंटीरियर डिसलोकेशन हो गई है शोल्डर की, तो इसको कैसे आप वापस अपनी जगह पे ला सकते हैं। इसके लिए स्टिम्सन मैन्योवर आप कर सकते हैं, जिसमें आप वेट पकड़ा दें, उस पेशेंट को प्रोन लेटा दें, हैंड उसके इस पोजीशन में ढीला छोड़ दे और उसको वज़न पकड़ा दे, तो जॉइंट जो खुद ब खुद जो अपनी जगह पे आ जाता है, वो हेड अपनी जगह पे रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा इसका अलग तरीका ये है कि ट्रैक्शन काउंटर ट्रैक्शन आप करें इस पर, जैसे कि इस पिक्चर में दिया गया है, ये एक होगी फीमेल और ये दूसरी, एक ने इधर से बेल्ट बांध के चेस्ट की तरफ से बांध दी और इस तरफ जोर दे रहा है, तो ये काउंटर ट्रैक्शन कर रही है, ठीक है। जबकि ये जो है ये क्या कर रही है, नर्स ही कौन है, अच्छा असिस्टेंट है जो, तो ये क्या कर रही है, इसके इधर फोर आर्म पे बेल्ट बांध के अपनी तरफ खींच रही है, फोर आर्म इसका 90 डिग्री उसमें रखा है, एल्बो फ्लेक्शन में रखा हुआ है, सही है। तो एक तो ये खींच रही है, तो इसकी वजह से जॉइंट जो है रिड्यूस हो जाता है अपनी जगह पे, साथ ही साथ एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन भी ये कर सकती है, जिसके थ्रू जॉइंट को अपनी जगह पे वापस ला सकती है। तो ये है ट्रैक्शन काउंटर ट्रैक्शन। इसके अलावा एक मिल्च टेस्ट भी होता है, मिल्च मैन्योवर भी, जिसके थ्रू एंटीरियर डिसलोकेशन को अपनी जगह पे ला सकते हो। उसमें अगर पेशेंट लेटा हुआ है, उसको बस एबडक्शन करते और एक्सटर्नल रोटेशन में लेकर जाता है, उसके थ्रू उसका हाथ खुद अपनी उसमें आ जाता है सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, ठीक है। अच्छा, अब हमने एंटीरियर इंस्टेबिलिटी, एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन पढ़ लिया। अब किसी पेशेंट को पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी और पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन हो, ये कब होता है, जब पेशेंट इस तरह गिरे, ठीक है। जब इस तरह गिरता है मतलब हैंड उसका फ्लेक्शन में है, एडक्शन में है और साथ ही साथ इंटरनल रोटेशन में है। तो इस केस में जब गिरता है तो उसको पीछे की तरफ जॉइंट निकल सकता है, हेड पीछे की तरफ निकल सकता है। तो इसको आपने टेस्ट करने के लिए ये क्या करना है कि आपको अगर आप चेक करना चाहते हैं किसी पेशेंट को इंस्टेबिलिटी है, शोल्डर डिसलोकेशन नहीं, इंस्टेबिलिटी है, तो आप वो कैसे चेक कर सकते हैं, पोस्टीरियर एप्रीहेंशन टेस्ट के थ्रू। आप इसी पोजीशन में उसके हैंड रखे, वो सुपाइन लेटा हुआ है, आर्म उसका 90 डिग्री फ्लेक्शन में कर दे, इधर ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, 90 डिग्री साथ एडक्शन में कर दो उसके हैंड, 90 डिग्री फ्लेक्शन में कर दे, साथ ही साथ एल्बो उसका फ्लेक्शन में हो सकता है या स्ट्रेट हो सकता है, एल्बो फ्लेक्शन में तो ज़्यादा अच्छा है, साथ ही साथ आपने 90 डिग्री इंटरनल रोटेशन कर देनी है, सही है। तो क्या करना है, एडक्शन, 90 डिग्री फ्लेक्शन ऑन शोल्डर, साथ ही साथ इंटरनल रोटेशन 90 डिग्री। इस पोजीशन में आप उसके जॉइंट को पीछे की तरफ जोर दें, आप उसके हैंड को इधर से पीछे की तरफ जोर दें, तो वो बताएगा कि हाँ मेरा हैंड निकलने लगा है, सॉरी जॉइंट निकलने लगा है। तो इसको कहते हैं एप्रीहेंशन, पोस्टीरियर एप्रीहेंशन टेस्ट। इससे आपको पता चल जाता है कि इसको पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी है कि नहीं, सही है। इन्फीरियर डिसलोकेशन शोल्डर हो सकता है अगर आपका हैंड एबडक्शन में और किसी ने ऊपर से नीचे की तरफ जोर दिए, इस केस में हो सकता है। कोई नीचे की तरफ खींचे आपका हाथ, तो उस केस में हो सकता है। इसको आप टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि बंदे को इन्फीरियर इंस्टेबिलिटी है जॉइंट की कि नहीं, सल्कस साइन के थ्रू। आप उसके हैंड को नीचे की तरफ जोर दे, एल्बो को नीचे की तरफ जोर दे पकड़ के, तो इधर आपको सल्कस शो होगा, अंदर की तरफ चली जाएगी जगह, ग्रूव सा शो होगा, ठीक है। अगर वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब है इसे इन्फीरियर इंस्टेबिलिटी है। इसको दोनों हाथों पे चेक करना है, दोनों शोल्डर्स पे। एक शोल्डर पे अगर ज़्यादा है तो तब उस शोल्डर पे इंस्टेबिलिटी हो सकती है। अगर दोनों में सेम है तो इसका मतलब है कि कुछ और रीज़न हो सकती है, नॉर्मल हो सकता है इसका, ठीक है। अच्छा, अब एक केस पढ़ते हैं। एक बंदा है, टेनिस प्लेयर है, 35 ईयर ओल्ड है, लेटरल ब्रेकियल, इसके ये जो आर्म है, जो ह्यूमरस बोन है, इसको ब्रेकियल रीजन कहते हैं। फिर इसके बाद जो फोर आर्म होता है उसको एंटी ब्रेकियम कहते हैं। अगर उसके लेटरल ब्रेकियम में पेन है, साथ ही साथ कब हुए, ग्रेजुअली हुए। और जब ये टेनिस खेलता है तो सर्व्स जब करता है, जब पहली बारी करता है, जिसमें वो लेट सपोज अब बैडमिंटन या बॉल नीचे गिर गई, उसके बाद मैं कहता हूँ मैं पहले मारूंगा, तो मैं वो पकड़ के उसे मारता हूँ, तो उसे सर्व कहते हैं। जब ये सर्व करता है तो उसमें इससे पेन होता है, एकदम से शार्प सा पेन होता है,
सही हो गया। इसके अलावा कब पेन होता है, अगर वो एबडक्शन कर रहा है, पुटिंग ऑन जैकेट कर रहा है, या रीचिंग अबव शोल्डर लेवल। जब अबव आ रहा है तो आपके जहन में आ जाना चाहिए इससे हो सकता है इम्पिंजमेंट हो, ठीक है। फुल रेंज ऑफ मोशन है उसकी, मतलब फुल रेंज ऑफ मोशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन पेनफुल आर्क प्रेजेंट है। पेनफुल आर्क एक और साइन है कि इससे शोल्डर इम्पिंजमेंट हो सकती है, ठीक है। पेनफुल आर्क क्या होता है, आप अपना हैंड पूरा एबडक्शन में लेकर जा सकते हो ना, इसमें बाज रेंज ऐसी होती है दरमियान में आती है जिसमें आपको पेन होता है, तो उसको पेनफुल आर्क कहते हैं, ठीक है। तो ये इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है, इस पेशेंट को इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, मैंने जो आपको सबसे पहले बताया था, सब एक्रोमियल स्पेस होता है। उस पिक्चर में आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये स्पेस में कोई भी चीज़ इसमें इम्पिंज हो सकती है, बरसा हो सकता है, इधर सुपरस्पाइनेटस मसल जा रहा होता है वो हो सकता है, इधर से जो है बाइसिपिटल बाइसेप्स का टेंडन होता है वो जा रहा होता है, लेकिन उसका बाइसिपिटल टेंडलाइटिस उस कंडीशन को कहते हैं, ठीक है। उसकी भी इम्पिंजमेंट इधर हो सकती है टेंडन की, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है इधर, तो ये चीज़ें जा रही होती है, इनकी इम्पिंजमेंट हो सकती है। इधर ये लिखे क्या क्या चीज़ें इसमें आ सकती है, इम्पिंज हो सकती है स्पेस में, ठीक है। इसके पीछे 3 थीरीज़ है, एक है मैकेनिकल एनाटॉमिकल थ्योरी, एक वास्कुलर कंप्रोमाइज़ और एक ये वाली, ठीक है। मैकेनिकल एनाटॉमिकल नेम को देखें, मैकेनिक मतलब मूवमेंट, और साथ ही साथ उधर कोई एनाटॉमी में चेंजेस आई हुई है, बोनी स्पर्स बने हुए, कुछ ऐसी चीज़ बनी हुई है, इसका जो ऊपर जो एक्रोमियन प्रोसेस आया होता है उसकी शेप अगर अलग है तो उसकी वजह से इम्पिंजमेंट उधर हो सकती है मूवमेंट के साथ, ठीक है। तो मैकेनिकल एनाटॉमी थ्योरी के 3 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में जब उधर इम्पिंजमेंट हो रही है तो ओवर यूज सिंड्रोम होता है। ओवर यूज जब वो बंदा कर रहा है, एक मूवमेंट बार बार कर रहा है उसमें, तो उधर जो है रिवर्सिबल इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर वो कर रहा है फिर भी उसने छोड़ा नहीं है, तो बाद में स्टेज 2 में क्या होता है, थिकनिंग और फाइब्रोसिस हो जाती है। लेट सपोज अगर सुपरास्पाइनेटस टेंडन का इम्पिंजमेंट हो रही है, स्टार्ट में उधर इन्फ्लेमेशन होगी जो कि रिवर्सिबल हो सकती है, अगर हम लोग वो एक्टिविटी छोड़ दें तो वक्त के साथ ठीक हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग ना करें फिर भी, तो उसके बाद जो है ये थिकनिंग और फाइब्रोसिस हो सकती है। और लास्ट में उधर डिजनरेशन होती है जिसमें बोनी चेंजेस आने शुरू हो जाती है, स्पर्स बनने शुरू हो जाते हैं, और रोटेटर कफ टियर भी हो सकता है, ठीक हो गया। टेंडिनाइटिस जो है शोल्डर की कॉमन है, यंग एक्टिव पर्सन में भी, ओल्डर में भी। यंगर वंस में अगर हो तो उसमें एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, बूढ़ों में जो है ज़्यादातर ब्लड सप्लाई उधर कम होती है और डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से हो जाती है, क्योंकि उधर आपको नॉर्मली अगर देखें अपना आपका सुपरास्पाइनेटस टेंडन जिधर इंसर्ट हो रहा होता है ह्यूमरस पे, उस जगह तक ब्लड सप्लाई कम होती है, ठीक है। तो अगर उधर कोई डैमेज हो जाए तो उधर जो है ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हीलिंग सही से नहीं हो जाती। साथ ही साथ उधर स्कार टिश्यूज़ बन सकते हैं, कैल्सिफिक डिपॉजिट्स हो सकती है, उधर जो है ना बोनी स्पर्स बन सकते हैं जो कि रेडियोग्राफ में विजिबल हो सकती है, ठीक है। इधर एक बात लिखी हुई है कि हो सकता है उस पेशेंट को कोई सिम्टम्स ना हो, कोई टेंडिनाइटिस वगैरह ना हो, फिर भी उधर बोनी स्पर्स हो, या हो सकता है अगर उसको ये टेंडिनाइटिस हुआ हो या इम्पिंजमेंट हुई हो लेकिन उसे बोनी स्पर्स ना हो, ठीक है, दोनों हो सकता है। तो अगर बोनी स्पर्स बन रहे हैं तो ऊपर सब एक्रोमियल बरसा उसके ऊपर होता है, सब एक्रोमियल बरसा, तो उसको रप्चर कर सकता है, इन्फ्लेमेशन उधर एक्यूट बर्साइटिस काज कर सकता है ये, ठीक है। अच्छा, रोटेटर कफ पे आते हैं। रोटेटर कफ के इम्पिंजमेंट या टेंडिनाइटिस वही जो है इम्पिंजमेंट हो रही है उसी सब एक्रोमियल स्पेस के में, ठीक है। तो इसको प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से इम्पिंजमेंट इनकी हो सकती है, बार बार आप अगर मूवमेंट करें, रेपिटेटिव मोशन ऑफ शोल्डर अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब 90 डिग्री ऑफ एबडक्शन से ज़्यादा, मतलब ओवरहेड आप मूवमेंट बार बार कर रहे हैं जैसे कि इन स्पोर्ट्स में होता है, या इसके अलावा रोटेटर कफ आपका फैटीग कर जाए तो उसकी वजह से आपकी शोल्डर की वो जो मूवमेंट है वो ख़राब होती है और वो इम्पिंजमेंट काज कर सकता है। इसके अलावा सटल इंस्टेबिलिटी रिजल्टिंग इन सेकेंडरी इम्पिंजमेंट, उधर कोई इंस्टेबिलिटी जिसकी वजह से सेकेंडरी इंस्टेबिलिटी की वजह से इम्पिंजमेंट काज हो रही है। इसके अलावा एसी जॉइंट की नैरोइंग, जॉइंट स्परिंग हो जाए, हाइपरट्रॉफी हो जाए तो वो नीचे स्पेस कम कर सकता है, तो इस वजह से इम्पिंजमेंट हो सकती है। तो पेन अगर रोटेटर कफ किसी बंदे को, उसका पेन किधर होगा, लेटरल साइड एंटीरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ शोल्डर, ठीक है, एल्बो से आगे नहीं जाता। इसके अलावा एग्रेवेटेड विद एवर हेड एक्टिविटी, नाइट पेन भी हो सकता है, क्लिकिंग और पॉपिंग सेंसेशन भी आ सकती है। सही हो गया। तो जब इसका फिजिकल एग्जाम करते हैं तो आपको सुपरास्पाइनेटिस इन्फ्रास्पाइनेटिस की एट्रोफी मिल सकती है, टेंडरनेस मिल सकती है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी लॉन्ग हैंड ऑफ बाइसेप पे, रेंज ऑफ मोशन सेकेंडरी टू पेन, मतलब पेन की वजह से वो रेंज ऑफ मोशन कम करता है अपनी। पेनफुल आर्क किधर होता है, 70 to 120 डिग्री एबडक्शन, ये सारे रोटेटर कफ के इम्पिंजमेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको फाइंडिंग्स मिल सकती है, ठीक है। ये देखें इम्पिंजमेंट हो रही है इस जगह पे जब एबडक्शन ये कर रहा है। सही हो गया। इसके लिए टेस्ट कौन सा है, किसके थ्रू हम लोग कंफर्म कर सकते हैं इस पेशेंट को क्या है, इम्पिंजमेंट है।
तो उसके लिए नीर्स टेस्ट है। नीर्स टेस्ट में क्या होता है, आप हैंड को पूरा इंटरनली रोटेट कर देते हैं, एल्बो फ्लेक्शन या एल्बो एक्सटेंशन के साथ, दोनों के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं, फ्लेक्शन में बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं, तो इसमें इम्पिंजमेंट होती है, इधर जो स्ट्रक्चर है वो इम्पिंज हो सकते हैं इस टेस्ट में। तो अगर पॉजिटिव टेस्ट आया है तो उसमें को पेन होगा, सही है। हॉकिंस कैनेडी भी इसी तरह ही है। इसमें क्या करते हैं, इस जिस तरह इसमें इंटरनल रोटेशन की, इसमें भी इंटरनल रोटेशन करते हैं एल्बो फ्लेक्शन के साथ, लेकिन इसमें ऊपर शोल्डर फ्लेक्शन नहीं करते। जिस तरह इसमें ऊपर की तरफ हैंड लेके इसमें ऊपर नहीं लेकर जाते, इसमें शोल्डर फ्लेक्शन 90 डिग्री पे रख देते हैं और उसको मैक्सिमल इंटरनल रोटेशन करने की कोशिश करते हैं, सही है। तो इसमें पेन आ जाए तो तब भी इम्पिंजमेंट हो सकती है पेशेंट को, सही है। अब एक और केस, एक 40 ईयर ओल्ड मेल है, उसने शॉवल किए बिलचे के थ्रू, उसने बर्फ़ हटाई है, आइस हटाई है, ठीक है, स्नो हटाई है, सॉरी। तो वो जब उसने की है काफ़ी देर तक, उसके बाद उसे पेन शुरू हो गया था और अपना हाथ वो उठा नहीं सक रहा था, या मतलब शोल्डर फ्लेक्शन नहीं कर सक रहा था वो। तो क्या हो सकता है, अब इसमें ओवर हेड एक्टिविटी इसने नहीं की, मतलब इस शोल्डर को जो है ना ऊपर नहीं लेकर गया अपने इस रीजन से, ठीक है। तो ओवर हेड एक्टिविटी नहीं है तो इसका मतलब इम्पिंजमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें बाइसिपिटल टेंडनाइटिस हो सकता है, ठीक है। बाइसेप्स का जो मैंने आपको बताया था, जो टेंडन है वो इधर से आता है, इधर सुप्राग्लिनोइड जो उसकी ट्यूबरकल होता है उधर से आता है और इस तरह आता है, ठीक है। तो अगर इधर से आ रहा है, शोल्डर के ऊपर से गुजर रहा है, तो अगर वो कंट्रैक्ट करेगा तो शोल्डर को फ्लेक्शन कर सकता है, ठीक है। तो उसका एक फंक्शन शोल्डर फ्लेक्शन है। इसके अलावा वो रेडियस पे आके लगता है तो वो सुपिनेशन कॉज कर सकता है, सुपिनेशन और एल्बो फ्लेक्शन। तो इसके 3 फंक्शन है, एक है शोल्डर फ्लेक्शन लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप के, इसके अलावा सुपिनेशन ऑफ फोरआर्म या एल्बो फ्लेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए 2 टेस्ट आप कर सकते हैं जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है इसको बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस है या ये जो इधर ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है वो लूज़ हो सकती है, उसकी सबलक्सेशन हो सकती है, तो भी आपको पता चल सकता है टेस्ट के थ्रू कि उसका तो मसला नहीं है। स्पीड टेस्ट में क्या होता है, स्पीड टेस्ट में आपके हैंड या तो 90 डिग्री फ्लेक्शन में स्ट्रेट शोल्डर, ठीक है, 90 डिग्री फ्लेक्शन में, और उसे हम नीचे की तरफ रेजिस्ट करेंगे, या बिल्कुल सीधा है उसके हाथ और हम लोग उससे ऊपर जाने से रोकेंगे, उसे कहेंगे शोल्डर फ्लेक्शन करो, लेकिन हम लोग उसे रेजिस्ट करेंगे। तो फंक्शन किसका है, ये बाइसेप्स टेंडन का ना। तो अगर बाइसेप टेंडन का मसला है तो वो नहीं कर सकेगा, उसे पेन होगा, तो स्पीड टेस्ट पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा यर्गासन्स टेस्ट में क्या होता है, यर्गासन्स टेस्ट में उसका आप हैंड जो है 90 डिग्री एल्बो को फ्लेक्शन में रख लेंगे और हम लोग सुपिनेशन को उसके हैंड प्रोनेशन में साथ कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग किस चीज़ को रेजिस्ट करेंगे, सुपिनेशन को और एक्सटर्नल रोटेशन को, क्योंकि ये दोनों फंक्शन किसके, उस बाइसेप्स टेंडन के। अगर जब हम रेजिस्ट करेंगे उसे अगर पेन हो तो इसका मतलब है बाइसेप टेंडन का मसला है, सही हो गया। तो जिस तरह इस पिक्चर में दिया हम लोग इसे रेजिस्ट कर रहे हैं और साथ ही पल्पेट कर रहे हैं कि इधर से इधर उधर हिल रहा तो नहीं है, अब ये डायरेक्ट पल्पेशन है, इसमें जो है आप चेक कर रहे हैं कि उधर पेन तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है। बाइसेप की टेंडनोपैथी क्या हो सकती है, रेपिटेड ओवर हेड एक्टिविटी की वजह से। इसके अलावा फोरआर्म सुपिनेशन फ्लेक्शन आप करें या डिफ़िकल्ट टू, अच्छा अगर एक बंदे को बाइसेप टेंडनोपैथी होगी है, अगर इस जगह पे इम्पिंजमेंट हो रही है बाइसेप टेंडन की, तो उसको आप रोटेटर कफ की इम्पिंजमेंट से डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा अब एक पेशेंट है आपके पास आया है, वो वेट लिफ्टर था, वो जब बार को ऊपर की तरफ लिफ्ट करा तो एकदम से उसकी बार गिरने लगी, तो एकदम से उसने रोकने की कोशिश की, तो एकदम से उसकी रोटेटर कफ इधर टाइट हो गए थे। उसने जब झटका पड़ा है तो रोटेटर कफ केस में क्या हो सकता है, टियर हो सकता है, सही हो गया। सडन सेवियर वीकनेस इस पेशेंट को ही थी, ओवर हेड एक्टिविटी के साथ पेन ज़्यादा हो जाता है स्लीपिंग एंड एट नाइट में मसला होता है, और एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट में पेन है। तो इसका जब हम लोगों ने ड्रॉप आर्म टेस्ट किया, हमें लग रहा था कि अब वो डॉक्टर के पास गए पेशेंट, लेट सपोज आपके पास ये पेशेंट आता है, आपको लगता है कि यार इसको रोटेटर कफ में हो सकता है टियर हुआ, तो उसके लिए सबसे पहले आप ड्रॉप आर्म टेस्ट करें। ड्रॉप आर्म टेस्ट में क्या करते हो, उसका हैंड जो है आप ले जाते हो, उसका शोल्डर को ले जाते हो 120 डिग्री एबडक्शन पे, ठीक है, पैसिवली, और उसे कह देते हो कि मैं भी आपका शोल्डर लूज छोड़ दूंगा, आपने ग्रेविटी से बचाना है, इसे स्लोली स्लोली नीचे लेकर आना है। स्लोली स्लोली जब नीचे लेकर आता है ना, तो उसमें हमारे रोटेटर कफ एक्टिव होते हैं इस मोशन में, जब नीचे की तरफ हैंड आ रहा होता है अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। अगर रोटेटर कफ का टियर है तो उसे या तो पेन होगा या झटके के साथ एकदम से नीचे गिरेगा उसका हाथ, सही है। तो इसका टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब इसे रोटेटर कफ का इम्पिंजमेंट या कोई टियर हुआ है, ठीक है। अब रोटेटर कफ में तो 4 मसल्स है, और इस पोजीशन में ज़्यादातर कौन सी मसल की टियर हो सकती है, सुपरास्पाइनेटस का या सबस्कैपुलरिस, ठीक है। तो इसको हमने रूल आउट करना कि किस वाला की वजह से इसे पेन हो रहा है। तो
तो एम्प्टी कैन टेस्ट उस पर करें। एम्प्टी कैन टेस्ट में आप स्कैपुलर प्लेन में 90 डिग्री शोल्डर फ्लेक्शन कर दें और साथ ही साथ उसको हैंड जो है इंटरनली रोटेट कर दे और उसको नीचे की तरफ रेजिस्ट करें। ठीक है, जब रेजिस्ट करेंगे तो वो पेन देगा। अगर पेन दे रहा है तो सुपरास्पाइनेटस हो सकता है। ठीक है, तो अब सुपरास्पाइनेटस पॉजिटिव आ गया है, उसमें वीकनेस आ रही है, एम्प्टी कैन टेस्ट में पेन हो रहा है, ये वीकनेस आ रही है। जब उसका हमने बियर हैक टेस्ट कराया या बेली प्रेस टेस्ट कराया, बेली की तरफ आप उसका हैंड रख दे, उसके दरमियान अपना हैंड रख दे, पहले अपना हैंड उसके पेट पे रखे, उसके ऊपर इसका हैंड रख दे और इसके अपने हाथ से पेट को प्रेस करो, बेली को प्रेस करो। तो ये काम जो होता है सबस्कैपुलरिस को होता है। सबस्कैपुलरिस इंटरनल रोटेशन करता है, तो वो जब ना कर सके, उसे पेन हो तो पॉजिटिव टेस्ट होता है, लेकिन इसमें नॉर्मल आया, मतलब उसको सबस्कैपुलरिस का मसला नहीं था। तो आपके पास क्या रह गया, सुपरास्पाइनेटस। तो सुपरास्पाइनेटस का इसमें मसला था। इसके लिए एक और टेस्ट है, लिफ्ट ऑफ टेस्ट सबस्कैपुलरिस के लिए। ये बेली प्रेस टेस्ट है। दूसरा है लिफ्ट ऑफ टेस्ट, जिसमें आप उसके हैंड को पीछे इधर लंबर रीजन में रख देते हो, उसे कहते हैं पीछे की तरफ लेकर जाओ। तो इंटरनल रोटेशन और ये काम जो है किसका, सबस्कैपुलरिस का, इसको लिफ्ट ऑफ करना। अगर ये हो रहा है तो ये पॉजिटिव नॉर्मल है। ठीक है, अच्छा, तो सुपरास्पाइनेटस का टेंडन जो है उसका टीयर मोस्ट कॉमन है। ठीक है, एक्यूट ट्रॉमा में भी हो सकता है, इसके अलावा क्रोनिक टेंडिनोपैथी भी इसकी होती है। एज और एक्टिविटी पे डिपेंड करता है इसकी ट्रीटमेंट। अगर यंग है और उसमें टीयर आ रहा है सुपरास्पाइनेटस का, तो उसकी ज़्यादातर ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की जाती है। ओल्डर में एक्टिविटी कम करते वो लोग, तो उनको नॉन ऑपरेटिवली उनको छोड़ देते हैं। यंग एक्टिव होते हैं इसलिए उनकी ऑपरेशन कर लेते हैं। ड्रॉप आर्म टेस्ट जो है वही टेस्ट है जो मैंने आपको बता दिया है। एडेसिव कैप्सुलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर की वजह से भी शोल्डर में पेन आ सकता है ना, तो अगर उसकी वजह से पेन आ रहा है तो आपको हर डायरेक्शन में, हर रेंज ऑफ मोशन में आपको, हर डायरेक्शन में आपको पेन देगा। ज़्यादातर ये वुमेन में होता है। ठीक है, वुमेन में क्यों होता है, क्योंकि उनकी गाइफोसिस ज़्यादा होती है, उसके साथ भी हो सकता है। गाइफोसिस ज़्यादा होती है जिसकी वजह से स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम जो होती है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर को लीड कर सकता है। इसकी कॉज वैसे कोई स्पेसिफिक कॉज जो है नहीं पता चलती इतनी खास, लेकिन डायबिटीज़ के साथ ज़्यादा कॉमन है। एक पेशेंट को अगर हुआ है तो उसके लिए कॉम करना मुश्किल होगा, रात को पेन की वजह से उठ जाएगा अगर उस साइड पे लेटे तो। इसके अलावा हिप पॉकेट में हैंड देना, इंटरनल रोटेशन करना मुश्किल होता है उसके लिए। सही है, कि उसमें ऑलरेडी टाइट हो जाता है। एक पेशेंट तब ज़्यादातर हॉस्पिटल फ्रोजन शोल्डर वाले आते हैं जब उनको इतनी जो है इतने डेफिसिट्स आ जाते, उसके बाद ये लोग हॉस्पिटल आते हैं। सही हो गया। कैप्सुलर टाइटनेस किस वजह से हो सकती है, डिजेनरेटिव जॉइंट की वजह से भी हो सकती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी, जिसको CRPS कम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें अलग अलग जॉइंट्स में पेन होता है। ज़्यादातर इन्फेक्शन हो गया, माइकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, इसके बाद ये हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इमोबिलाइजेशन कर लो, उसकी वजह से कैप्सूल टाइट हो सकता है। सही है, रेडियोग्राफ में आपको नॉर्मल एक्सरे शो होगा, जबकि आर्थ्रोग्राम में जॉइंट वॉल्यूम कम शो होगा जब आप उसके एक्सरे देखेंगे जॉइंट का। सही है, डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ ऑफ द शोल्डर जॉइंट जो है उसमें पेन डिजेनरेशन की वजह से हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, यूरोमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। सही हो गया, तो इसको आप नॉन ऑपरेटिवली मैनेज कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको कब हो सकता है, अगर फ्रैक्चर हो गया आपका ह्यूमरस, तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। कोई डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से डिजेनरेशन हो जाती है और लीड कर सकता है। सही हो गया। अच्छा, कैप्सुलर टाइटनेस, अच्छा ये तो सॉरी ये तो आगे की तरफ। अच्छा, इसके अलावा जो है लास्ट रह गया हमारे पास सर्विकल स्पाइन। सर्विकल स्पाइन में अगर नर्व आपकी इम्पिंज हो रही है, नर्व रूट इम्पिंज हो रहा है, तो उसका पेन शोल्डर को दे सकता है वो। ठीक हो गया, तो आपने रूल आउट करने के लिए सर्विकल स्पाइन पे आप अगर इसका जो पेन होगा रेडिएटिंग पेन होगा। अगर आप स्पर्लिंग टेस्ट करें पॉजिटिव है, इसका मतलब है सर्विकल स्पाइन में नर्व इम्पिंज हो रही है। इसमें क्या होता है, एक्सटेंशन करें हेड को और जिस साइड पे आपने चेक करना है उस साइड की तरफ रोटेशन करके ऊपर से जोर दे, तो पेशेंट कहेगा कि मुझे पेन हो रहा है। इसके अलावा कंप्रेशन टेस्ट भी आप कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, अब ये सारी कंडीशंस हो गई है। शोल्डर पेन हमने ये भी देख लिया कि कौन सी शोल्डर के अलावा कोई जगह है जिसकी वजह से शोल्डर में पेन हो रहा है। इसके अलावा शोल्डर का अपना कौन सा मसला है जिसकी वजह से शोल्डर में पेन हो रहा है। सही है, अब ये सारा हो गया। अब आपके पास एक पेशेंट आता है तो आप उससे क्या सवाल पूछे सबसे पहले कि क्या पेन सडन था। अगर सडन है उसकी ये रीज़न्स हो सकती है, अगर ग्रेजुअल है उसकी ये रीज़न्स हो सकती है। सबसे पहले आप ये दो पूछ लें। ठीक है, इसके बाद उससे ही पूछे कोई ट्रॉमा ये फाल तो नहीं होती। अगर इस तरह ट्रॉमा होता है तो ये कंडीशंस उसमें हो सकती है। लोकेशन ऑफ पेन आपको काफ़ी कुछ बता सकता है। अगर एंटीरियर रीजन, एंटीरोलेटरल या लेटरल साइड पे पेन हो रहा है तो उसकी कॉजेज होती है। अगर एंटीरियर हो रहा है तो उसमें एक्रोमिक्युलर जॉइंट और बाइसेप टेंडनाइटिस हो सकता है। ठीक है, अगर पोस्टीरियर तरफ पेन है तो आप ये देख लें इसकी कॉजेज हो सकती है। सुपीरियर तरफ पेन है
तो वो इस वजह से हो सकता है। और पुअरली लोकलाइज पेन है तो बाहर की तरफ से हो सकता है, इसके अलावा लेबरल टीयर्स में भी। ठीक है। अच्छा, नेचर ऑफ पेन में आप पूछ ले उससे रेडिएटिंग पेन है या डल एकिंग टाइप है। अगर रेडिएटिंग है तो वो तो रेडिकुलोपैथी है, अगर डल एकिंग है तो वो इसकी एग्जांपल दी हुई है कि इम्पीजमेंट हो सकता है या रोटेटर कफ टेंडिनोपैथी हो सकता है। सही है। इसके अलावा एग्रेवेटिंग फैक्टर्स आप पूछे उसे, हर एग्रेवेटिंग हर ये देख ले आप, फॉरवर्ड एलिवेशन करेगा तो सही मसला होगा, सिर्फ पेन ऑल मोशन में है तो उसे ये मसले हो सकते हैं। अगर पेन विद फ्लेक्शन ऑफ बाइसेप है तो उसे कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो ये एग्रेवेटिंग फैक्टर्स का आप उसे पूछ ले कि अगर इनमें से कोई भी है तो आपको पता चल सकता है इससे ये वाला मसला हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा ये और भी एग्रेवेटिंग फैक्टर्स जो कि आपको बता सकते हैं कि इसको कौन सी कंडीशन है। ठीक है। तो ये देख ले सारे। अच्छा, तो इसके साथ ये ख़त्म हो गया। सही है। तो अब आपके पास एक पेशेंट आएगा, आपको इतना ओवरव्यू हो गया है कि शोल्डर पेन की कौन कौन सी कॉजेज़ हो सकती है और उनके क्या नेचर होता है, सिम्टम साइंस क्या होते हैं, टेस्ट्स भी आपने देख लिए। तो अब आपके पास पेशेंट आएगा तो आपको इजीली पता चल सकता है कि इसको कौन सा मसला है। सही है।